नमस्कार। किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सुबह उठते ही मैंने अपने बेटे नमन से आशा किरण जाने की जिद की। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर उसने मुझे वहां ले जाने के लिए हाँ कर दी और जल्दी ही तैयार होकर सुबह सुबह आशा किरण के लिए चल दिए। सुबह का समय था और मैं गाड़ी से अपने बेटे नमन के साथ जा रही थी। सफर थोड़ा दूर था, इसलिए मैं अपने बेटे से कहकर आंख बंद करके गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेट गई। कुछ समय लगातार गाड़ी चलने के बाद एकदम से झटके से गाड़ी रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही मेरी नींद भी खुल गई और मैंने अपने बेटे नमन की तरफ देखा और उससे पूछा, नमन बेटा हम आ गए हैं क्या? तब नमन ने मेरी तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, हम पहुंच चुकी हैं। जल्दी से ड्राइवर ने उतरकर मेरी खिड़की का दरवाजा खोला और मुझे सहारा देकर गाड़ी से बाहर उतारा। तब तक मेरा बेटा नमन भी मेरे पास आ चुका था और उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ आशा किरण भवन की ओर बढ़ चला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आशा किरण भवन आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आशा किरण एक वृद्धाश्रम है, या यूं कहो कि एक ऐसी छत या बेघरों के लिए एक आशियाना है कि जब इंसान अपने पूरे जीवन की पूरी पूंजी अपनी औलाद को पालने में लगा देते हैं और वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तब उस एहसान का बदला ऐसे चुकाती है कि बुढ़ापे में बुजुर्गों को यहाँ शरण लेनी पड़े, जहाँ पर वहीं बुजुर्ग लोग अपने जीवन संध्या के कुछ शेष दिन वृद्ध लोग बिताते हैं। कुछ लोग अकेले, कुछ अपने जीवन साथी के साथ। आज मेरे पति अरविंद जी का 70वां जन्मदिन था। वे 5 वर्ष पहले हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। जब से अरविंद जी का देहांत हुआ था, तब से हम लोग उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर यहाँ आते थे और सामर्थ्य अनुसार आश्रम में सेवा प्रदान करते थे। वैसे मैं यहाँ जब भी आती हूँ तब ही हर साल मेरा बेटा नमन और मेरी बहू शिल्पा आते थे, पर इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल हुआ कि मैं खुद यहाँ आ जाऊं और आज मैं यहाँ अपने बेटे नमन के साथ खड़ी थी। हालांकि जब मैंने अपने बेटे नमन से यहाँ आने के लिए कहा तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मेरा बेटा कुछ क्षण भर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी और इस तरह हम दोनों माँ बेटे आज आशा किरण में आए थे। हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे। अब नमन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सहारा देते हुए आगे गेट की तरफ बढ़ा। अब हम दोनों ने ही गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि गेट में अंदर कदम रखते ही मैनेजर आया और उसने हम दोनों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत और अभिवादन किया और अंदर ऑफिस में चलने का आग्रह भी किया। अब मेरा बेटा नमन मुझसे बोला कि माँ आप यहाँ रुको, मैं यहाँ, आप बैठो, मैं ऑफिस होकर आता हूँ। ऑफिस तक जाने के लिए आपको कई सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप यहीं बैठ जाइए। मैं बस यूं गया और यूं आया, थोड़ी सी देर में बस ऑफिस तक होकर आता हूँ, जरा जाकर देखो तो सही मैनेजर सर क्या कहते हैं। मैंने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपने बेटे को फिर मैनेजर के ऑफिस में जाने की अनुमति दी और खुद वहीं पर बैठ गई। वहां बाहर एक पार्क बना हुआ था और एक छोटी सी बेंच वहां पर पड़ी हुई थी, तो मैं वहीं बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। बगीचा छोटा सा बना था लेकिन बहुत अच्छा था। वहां बैठकर एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। जहां देखो वहां हरियाली। उसी बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जिनको देखकर मन बड़ा शांत और खुश हो रहा था। बगीचे की हरियाली मन को सुकून और ठंडक दे रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम भी बड़ा सुखदाई और लुभावना हो रहा था। उस बगीचे में बैठकर मुझे एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई थी। लग रहा था मानो जैसे प्रकृति खुद से दुल्हन बनाई हो। अब मैं भी चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि कुछ वृद्ध बुजुर्ग धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे
और एक बुजुर्ग 4-5 बच्चों को पढ़ा रहे थे कि तभी आश्रम का सेवक चाय लेकर आया। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया यहाँ जो सेवादार हैं ये उनके बच्चे हैं। ऐसे 3 बुजुर्ग और भी हैं जो इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं इसके बाद नजर इधर-उधर दौड़ाने लगी कि तभी एक कुर्सी पर बैठी एक महिला पर मेरी नजर पड़ी, जो आंखों में चश्मा लगाए अखबार में डूबी हुई थी। सफेद बाल, मुरझाया सा चेहरा और चेहरे पर ऐसी मायूसी, उन्हें देखकर लग रहा था जैसे मैं उन्हें बहुत समय से जानती हूँ, लेकिन जिसको मैं जानती थी या जिसके जैसी वह लग रही थी वह तो इतनी कमजोर नहीं थी। इस बुजुर्ग औरत की तो मानो हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही हैं। खाल तो जैसे मानो है ही नहीं शरीर पर। उन्हें देखकर मेरे जहन में किसी की तस्वीर आ गई और फिर मैंने अपने आप को ना में सिर हिला दिया। वो भला यहाँ क्यों? पर पता नहीं क्यों थोड़ी देर इधर-उधर घूमने के बाद मैं और धीरे-धीरे चलती उनकी ओर बढ़ी और उनके पास पहुंची। जैसे मैं उनके पास पहुंची तो शायद उन्हें भी कुछ आभास हुआ। अब जैसे ही उस बुजुर्ग महिला ने अपने सामने से उन्होंने अखबार हटाया, तो हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए। थोड़ी देर सब कुछ शून्य सा हो गया था। हम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, कांता। प्रभा, सच में वह कांता थी क्या? मैंने कभी सपने पे भी नहीं सोचा था कि कभी हम दोनों इस तरीके से इस हालात में मिलेंगे। दरअसल हम दोनों कभी पड़ोसी हुआ करते थे। तकरीबन 45 वर्ष हमने साथ साथ बिताए थे। कांता जी और उनके 4 बेटे थे। बेटी कोई न थी और मेरा एक ही बेटा नमन था। कांता जी के पति की कोई बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन वे खुद एक मेहनती और स्वाभिमानी महिला थी। अच्छी परिस्थितियां ना होते हुए भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जैसे भी उनसे काटा गया, उन्होंने अपना समय अपने पति के साथ उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर काटा। हालांकि कांता जी और उनके पति ने शिक्षा के मामले में कभी भी कोई समझौता ना किया। वो खुद भी बस इतना पढ़ी थी कि अखबार वगैरह पढ़ लेती थी बस। अखबार पढ़ने का उन्हें जैसे चस्का सा था। बच्चे पढ़ने में कोई खास होशियार तो नहीं थे, लेकिन इतने ज्यादा बेकार भी नहीं थे। अब अपनी सखी कांता का मुश्किलों से भरा समय मैंने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि उसके पति भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और कांता भी इतनी ज्यादा होशियार और पढ़ी लिखी नहीं थी कि दोनों कोई अच्छा रोजगार करके या अच्छी जगह नौकरी करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जैसे तैसे बेचारे दोनों मिलकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब तो बस एक उम्मीद थी, तो बस औलाद ही थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था और समय के साथ साथ में कांता के चारों बच्चे बड़े हो रहे थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए वैसे वैसे कांता ने उनका स्कूल में दाखिला करवाया और फिर चाहे जैसे भी हो, लेकिन कांता ने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी और धीरे धीरे करके कांता के चारों बेटों की पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद चारों को नौकरियां भी मिल गईं और नौकरी लग जाने के बाद जैसे जैसे चारों बच्चे नौकरी पर लगे वैसे वैसे उनके घर का हिसाब किताब बनता चला गया। तो घर के हालात पहले से काफी सुधर गए। अब उन्होंने अपना धीरे धीरे घर भी बनवा लिया था। उनका अच्छा घर बन गया और ऐसे सभी बदलाव मेरे सामने ही हुए थे। कांता जी को अपने चारों बेटों पर बहुत गर्व था। वो अक्सर मुझे कहा करती थी, प्रभा, मेरे तो 4-4 बेटे हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। तेरा तो एक ही बेटा है, क्या करेगी? देख तो रही है जमाना कितना खराब है। मुझे कई बार उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता था, पर सामने से मैं शांत चित्त होकर जवाब देती थी, कोई नहीं, मेरी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। उनके बेटों की शादी हो गई, पर 4-4 बहुएं और वो भी सब कामकाजी थी। 4-4 बहुएं होने के बाद भी कांता जी को आराम न मिला। बेचारी कांता जी अब समय के साथ साथ उम्र भी बढ़ती जा रही थी और आराम तो जैसे उनके नसीब में था ही नहीं। पहले सोचा करती थी
कि मेरे तो 4-4 बेटे हैं, जब 4-4 बहुएँ आएँगी तो मैं ठाठ से अपना जीवन बिताऊँगी और बस महारानी की तरह अपनी बहुओं पर हुक्म चलाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि सोची हुई कब पूरी होती है, तो ऐसे ही कांता जी के साथ भी हुआ था। बेचारी के सपने अधूरे ही रह गए थे। सब बहुएं अपने काम पर जाती और कांता जी उन्हें खाना बनाकर खिलाती। अब धीरे धीरे समय बीता और कांता जी के बच्चों के भी बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी कांता जी को एक भी पल का सुकून न मिला। बेचारी कांता जी मन मार कर रह गईं और उनके बहुओं पर राज करने के सपने पर तो जैसे पानी ही फिर गया। बस बेचारी बिना पैसे की नौकरानी ही बनकर रह गई थी। कांता जी के बच्चों की शादी को समय हो गया था, तो कांता जी के बच्चों के बच्चे भी हो गए। बेचारी कांता जी पहले अपने बच्चों को और फिर अपने बच्चों के बच्चों को पालने में ही कांता जी का जीवन यूं ही बीता जा रहा था। बेचारी कांता जी न जाने क्या क्या उनके ख्वाब थे, उसने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, वह सब धूमिल हो गए थे। अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि कांता जी के पति का स्वर्गवास तभी हो गया था जब उनके दूसरे बेटे की शादी हुई थी। 4 बेटे और उनके बच्चे। अब एक घर में सभी लोगों का रहना और गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। रोज रोज चारों बहुओं में किसी न किसी बात को लेकर खटपट बनी हुई रहती थी। अब तो कांता जी भी रोज रोज की कहासुनी से परेशान हो गई थी। इसी चक्कर में वह अपनी किसी बहू से कुछ भी काम करने को नहीं कहा करती थी। अब सबने बैठकर इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश की, तो हल यह निकाला गया कि इस घर को बेच दिया जाए और घर बेचने के बाद जो रकम मिले उसको पैसे को 4 हिस्सों में बराबर बांट लिया जाए और फिर जिसको जैसे उचित लगे वह अपने पैसे का वैसा घर खरीद सकता है। इसके अलावा कांता जी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया और घर बेचने के बाद पैसों को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। जब पैसे को 4 बराबर हिस्सों में बांटे जाने की बात हुई थी, तब कांता जी ने मुझे सारी बातें बताई थीं और मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि वह घर के पैसों को 4 हिस्सों में नहीं बल्कि 5 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा वह अपने लिए भी रखें, कल का क्या भरोसा है, कैसा समय आए। कम से कम तुम्हारे पास अपना हिस्सा होगा तो तुम्हारे पास छत तो होगी। कल को बच्चे आपके लिए अगर कुछ ना करें और घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दें तो कैसे करोगी? अरे, कम से कम अपना हिस्सा रखोगी तो किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं रहोगी। मैंने कांता जी को कहा, लेकिन कांता जी के ऊपर तो एक ही भूत सवार था। मेरे 4-4 बेटे हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा और तीसरा नहीं तो चौथा। चारों में से कोई ना कोई तो मुझे देखेगा ही ना। मुझे किस बात की फिक्र है? इतना समझाने के बाद भी कांता जी ने मेरी एक ना सुनी और पैसों को 4 बराबर हिस्सों में बांट ही दिया। 4-4 बेटों की माँ, जिन बेटों पर उन्हें बहुत गर्व था, आज यहाँ इस दशा में मुझे मिलेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कांता जी सबके बारे में पूछती रहीं। जो भी उन्होंने पूछा मैंने उस हर बात का जवाब दिया। पूछना तो उनसे भी मैं बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही ना हो रही थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, प्रभा, आज मुझे तुझसे माफी मांगनी है। कहते हैं ना, वक्त और किस्मत कब पलट जाए कुछ पता नहीं। मुझे अपने चारों बेटों पर बहुत घमंड था। तुझे जब भी देखती थी तेरे लिए बेचारी शब्द मेरे मुंह से निकल जाता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्रभा। मेरे 4-4 बेटे होने के बावजूद मैं आज इस वृद्धाश्रम में इस हालत में हूँ और एक तू है जिसके लिए मैंने हमेशा दीन भावना अपने मन में रखी थी। मैं तो यह सोचती थी कि तेरा एक अकेला बेटा है, अगर वह तुझे घर से बाहर ही निकाल कर खड़ा कर देगा, फिर तेरी बुढ़ापे में देखभाल नहीं करेगा, तुझे ऐसे ही अकेला छोड़ देगा, तो तेरा सहारा कौन बनेगा?
मेरे पास तो 4-4 बेटे हैं और आज देख उन 4-4 बेटों, बहुओं और पोते-पोतियों के होते हुए भी मैं इस आशा किरण में न जाने किस आशा और किस किरण की आस में अब तक जिंदा हूँ। कांता जी की इन सब बातों को सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ था। आगे उन्होंने बताना शुरू किया तो मेरी तो रूह ही कांप गई थी। क्या औलाद ऐसे भी होती है जो माँ बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है? उस माँ के बूढ़ा हो जाने पर क्या इतना बड़ा बोझ हो जाती है? कांता जी रोती हुई बोली। चारों ने मेरा आशियाना बेचकर अपने अपने घर बना लिए। उनके घर में उनके पालतू कुत्तों के लिए जगह है। वो पूरे घर में जहाँ चाहे घूम सकते थे, लेकिन मेरे लिए एक कमरा भी उन चारों के पास नहीं था। कुछ समय बाद अब मैं चारों को भारी दिखाई देने लगी थी। 2 समय की रोटी खिलाना भी जैसे उनको भारी पड़ रहा था। बहुएं भी अपने पति और बच्चों के सारे काम करती रहती। जब तक मैं उनके बच्चों को पालती रही, तब तक तो उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी हुआ मुझे अपने पास रखा। जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो चारों के लिए जैसे मैं बहुत भारी पड़ रही थी। चारों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में यह तय किया गया कि माँ एक हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है, चारों की बराबर जिम्मेदारी है। इसलिए साल के 12 महीने में से 3-3 महीनों माँ चारों बेटों के पास रहा करेगी। मैं भी क्या ही करती, मजबूर थी। बेटों के अलावा और कोई सहारा भी तो नहीं था, इसलिए सब कुछ चुपचाप ही सह रही थी। 3-3 महीने में पेंडुलम की तरह कभी एक के पास कभी दूसरे के पास डोलती रहती थी। चलो, मैं इसमें भी खुश थी, पर जब तक उनके घर का काम करती। पर एक बार मैं बाथरूम में फिसल गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया। बस फिर तो आफत आ गई, मैं सब पर भारी पड़ गई। डॉक्टर को दिखाना, दवाई लाना सब पर बोझ बन गया। जो भाई किसी भी मुद्दे पर एक नहीं होते थे, वो मेरे मामले में एकजुट हो गए। छोटी बहू अलका फिर भी तीनों से अच्छी थी। वो मेरा ध्यान भी रखती थी, दवाई वगैरह भी वही लाती थी। पर जब अपने ही सिक्के खोटे हों तो मैं बहुओं को क्या दोष दूं? वो तो फिर भी दूसरे घर से आई हुई हैं। मैं अपने बेटे जिनके लिए मैंने दिन को रात और रात को दिन न समझा, दिन रात मेहनत की, अपना पसीना बहाया कि कैसे भी करके बेटे कामयाब हो जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। फिर बहू तो दूसरे घर की थी, उनसे तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। उन बेटों ने जब मेरी ये हालत बना दी, बस मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तू सही कहती थी कि मुझे अपना हिस्सा भी लेना चाहिए था। और देख मेरी हालत, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। रोती हुई कांता जी कहे जा रही थी। मैंने उनको चुप किया, सांत्वना दी। तब जाकर मुश्किल से वह चुप हो पाई थी। फिर थोड़ी तसल्ली करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं अपनी रामायण सुनाने लगी। अब तू बता कि तू कैसी है? मैंने कहा मैं अच्छी हूँ कांता। तब वह बोली, जिसका नमन जैसा बेटा हो तो वो तो अच्छी ही होगी। भगवान नमन जैसा बेटा सबको दे। नमन ने तो तुझे पलकों पर रखा है और वो तो मेरी गोदी में भी खेला है। वो उसको याद है, आज भी हर महीने आता है, मेरे हाथ में पैसे रख कर जाता है और तो और हर दिवाली पर मेरे लिए नए कपड़े लाता है। दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, भगवान 4 बेटे न दे, बस एक नमन जैसा बेटा ही दे दे तो इन वृद्धाश्रमों की कभी भी कोई जरूरत ही ना पड़ेगी। कांता जी की बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। नमन और मैं चकित थे कि नमन यहाँ हर महीने आता है, यानी वो जानता था कि उसकी चाची यहाँ पर हैं, पर उसने मुझे कभी जाहिर नहीं किया। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि जब आज मैंने यहाँ आने को कहा था तो क्यों वो सुबह थोड़ा हिचकिचाया था। जब मैंने साथ आने के लिए कहा था, मन ही मन मुझे अपने बेटे नमन पर गर्व हो आया। वह अच्छे से जानता था कि मैं और कांता अच्छी सहेली हैं, और अगर मुझे कांता के इस हाल के बारे में पता चलता तो वह जानता होगा ना कि मम्मा ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगी। आखिरकार बरसों का साथ था। मैंने मन ही मन भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगी और ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद किया, जिसने
एक हीरा मेरे बेटे नमन के रूप में मेरी गोदी में डाल दिया था। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 4 बेटे हों तो वही सेवा करेंगे और एक बेटा होगा तो वह अपने माँ-बाप को देखकर मार-कर घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन यह पूरी तरह से आपके बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वह 1 हो या 4 हों, कि वह बचपन से ही अपने बड़े-बुजुर्गों के प्रति व्यवहार किस प्रकार का रखता है। यदि बचपन में ही आपका बच्चा किसी बड़े-बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान करता है और आप उसे डाँटते हैं, उसे समझाते हैं कि बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो निश्चिंत ही यह बात उसे थोड़ा बड़े होने तक भी याद रहेगी। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं और अपने दादा-दादी से किसी भी तरह की बदतमीजी करते हैं और आप उसे मजाक में लेकर छोड़ देते हैं, तो आगे के लिए बच्चों को यही समझ आता है कि ऐसा करना ही सही है। इससे सब लोग खुश रहते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि जब भी आपका बच्चा किसी भी बुजुर्ग के या बड़े व्यक्ति का अपमान करे, तो आप उसे तुरंत डांटें और समझाएं कि बड़ों का अपमान करना गलत है। आज यदि आप अपने बच्चों से अपने माता-पिता का या अपने सास-ससुर का सम्मान करवाते हैं, तो कल को वही बच्चे अपने बच्चों से आपका सम्मान करवाएंगे। लेकिन यदि आप आज अपने माता-पिता या सास-ससुर का अपमान अपने बच्चों के सामने करते हैं या उनसे करवाते हैं, तो बड़े होकर वह भी आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।